नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा सांसद अफजाल अंसारी के बाद में आपको बताते चले कि कुंभ मेले और साधु संतों पर दिए गए बयान से संतों में नाराजगी है। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने सपा सांसद के बयान को निंदनीय बताते हुए उन्हें साधु संतों से माफी मांगने की नसीहत दी है। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सनातन और साधु संतों को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। एक सांसद को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कुंभ मेला विश्व की सांस्कृतिक धरोहर, इस तरह के बयानों से कुंभ और साधु संतों की छवि को खराब करता है। सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का अभियान एक चल रहा है। पहले भोजन में मिलावट, हर प्रकार के ऐसे पदार्थों को सरेआम मिलाया जा रहा है और एक नया प्रयास जो है, एक संसद सदस्य जो है, जो बहुत पुराने हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए था कि गांजे की रेल भर के, बसें भर के कुंभ मेले में भेजी जाए। ये नारकोटिक्स विभाग का जो भारत सरकार का कानून है, उसका भी उल्लंघन है। एक सांसद के मुख से इस प्रकार के शब्द शोभा नहीं देते। मुझे आशा है वो इस पर अवश्य खेद व्यक्त करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। और मैं ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे संत हैं, उनसे मांग करता हूं कि उनके इस बयान के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सैनी आश्रम ज्वालापुर और सैनी सौभाग्य जिला हरिद्वार के अध्यक्ष आदेश सैनी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाने वाले पत्रकार मनोज सैनी पर अब ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। आश्रम की कमेटी ने पत्रकार पर आश्रम के गोपनीय दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने का आरोप लगाया। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आदेश सैनी ने बताया कि कुछ लोग आश्रम की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आश्रम की कमेटी ने इन मामलों पर कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है और जल्द ही संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आदेश सैनी ने कहा कि आश्रम का उद्देश्य समाज सेवा, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी इसे बदनाम कर रहे हैं। आश्रम के अन्य सदस्यों ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, समाज और आश्रम की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा सैनी आश्रम का मामला है। हमारे सदस्य हैं वो मनोज सैनी पत्रकार, उन्होंने हमें ब्लैकमेलिंग करने के लिए हमारे से 10 लाख रुपए की डिमांड करी और 10 लाख की डिमांड 6 तारीख में करी थी, 6 सितंबर को। और 10 लाख से करते करते और 2 लाख रुपए तक आ गए कि मैं आपका समझौता करा दूं। 90 लाख का गबन का आरोप लगा, जबकि 90 लाख का हमने काम कराया आश्रम के अंदर। अब मैं पूछना चाहता हूँ जब 90 लाख का गबन किया तो काम किसने किया है? वो किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर 90 लाख? आरोप लगाने का तो कोई आधार नहीं होता। आरोप लगाए, उन्होंने बता दिया कि पुराने एसी लाए, नए एसी के बिल लगा दिए, जबकि कोई जांच पड़ताल नहीं की। टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है हर कंपनी का, केल्विनेटर कंपनी के एसी हैं, नए एसी का ही बिल है। और आरोप ये भी लगा दिया कि बैंक ने 20 पैसे फालतू काट लिए। हरिद्वार जिले में अवैध चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जिले के रोशनाबाद, रुड़की और बहादुराबाद समेत आपको बताते चले कि कई स्थानों पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से लोगों की जान तक चली गई है। इस घटनाक्रम के बाद जनता में आक्रोश फैल गया है। कई स्थानों पर हंगामा भी हुआ। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें कई शिकायतें मिली हैं, जिसके आधार पर अब अवैध अस्पतालों की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कई अस्पतालों पर सील लगाई जा चुकी है और अन्य पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को चिन्हित करने का अभियान शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। संज्ञान में लाया गया था और मीडिया के द्वारा ही आया था। इसमें रोशनाबाद हेल्थ केयर एक क्लिनिक है, यहाँ पर महिला की तबीयत खराब हो गई है और उसके लिए इलाज के लिए सक्षम नहीं था। अगले दिन तत्काल मेरे द्वारा एक जो नोडल अधिकारी हमारे हैं, टीम के साथ वहां पर गए थे। वहां उन्होंने लगभग 5 क्लिनिक चेक करी थी। जो हेल्थ केयर हो तो ताला बंद पड़ा हुआ था। उसके अलावा एक जीएमएस गंगा मेडिकल सेंटर करके था, एक संजीवनी हॉस्पिटल था, एक अस्मा हॉस्पिटल था, एक डेंटल हॉस्पिटल था, एक बंगाली था। इन चारों लोगों को सीज कर दिया, बंद कर दिया गया था और इनको नोटिस भी जारी कर दी गई है।
और एक एमएस भी है उसमें क्या एमएस लैब का भी है, इनको नोटिस जारी की गई है और 50,000 की पेनाल्टी आरोपित की गई है हमारे पास। रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है जो पेनाल्टी दी गई है। ये हमारे संज्ञान में आता है कि यहाँ पर अस्पताल जो खुला हुआ है ये हमारे क्लिनिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है या रजिस्टर्ड नहीं है हमारे अस्पताल पर दखल कर रही। राज्य के विकास के लिए धामी सरकार उत्तराखंड प्रवासियों से सहयोग लेने पर जोर दे रही है, जिसके लिए धामी सरकार 7 नवंबर को देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन करने जा रही, जिसमें तमाम राज्यों में रह रहे उत्तराखंड प्रवासियों को आमंत्रित भी किया जाएगा। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च कर दी है और ITDA की ओर से तैयार की गई वेबसाइट में प्रवासियों को राज्य सरकार की तमाम नीतियों, कार्यक्रम और गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। 7 नवंबर को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में देश के तमाम प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए भी सहयोग लिया जाए। उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए प्रवासियों को हर संभव सहयोग किया जाए। उत्तराखंड में दिवाली पर पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी विभाग की इस बार पैनी नजर रहने वाली है। विभाग के पास इस तरह के इनपुट हैं जहां पर पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना टर्नओवर छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखों में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उसे समय पर इनका रेट काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में अब जीएसटी विभाग पटाखा व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने वाला है। पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी कर राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पूरे मामले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके विभाग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जहां पर भी टैक्स चोरी की जा रही है वहां पर टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा भी कसा जाना है। देखिए, कोई भी जहां हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूं, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है, क्योंकि कुछ हमारे अंदरूनी कार्य होते हैं जिसका हम खुलासा जल्दी से नहीं करते हैं। लेकिन आपने यदि सवाल किया तो मैं उसके सापेक्ष ये जवाब आपको दे रहा हूं कि जहां भी हमें कहीं लगती है, कहीं कर चोरी की बात आती है, कहीं जानबूझ के या किसी भी रूप में फर्जी फर्म बना के कुछ भी ऐसी काम करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। उत्तराखंड शासन की तरफ से जो लेटर जारी किया गया उसके मुताबिक मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 1 साल के अंदर 6 महीने का दूसरा सेवा विस्तार दिया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का पहला सेवा विस्तार 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इसी साल 31 मार्च 2024 को रिटायर होना था, लेकिन धामी सरकार ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। हालांकि अब फिर से सरकार ने उनका सेवा विस्तार 6 महीने का बढ़ाने का फैसला किया है। का फैसला लिया गया है और इसके बाद में धामी सरकार ने लिया है। शासन ने एक लेटर जो है वो जारी किया जिस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार किया गया है और 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। 30 सितंबर को उनका 6 महीने का
कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सियासी हलकों से लेकर सत्ता के गलियारों में भी रतूड़ी को फिर से सेवा विस्तार देने की चर्चाएं पहले से ही हो रही थी। अब उन्हें मिल भी गया है विस्तार, और साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपको बता चले कि आज राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगी और सेवा विस्तार के आदेश जो जारी कर दिए गए हैं, और उसको लेकर रतूड़ी सेवा विस्तार नहीं मिलता तो वरीयता पर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन राज्य के नए मुख्य सचिव हो सकते थे। लेकिन उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला आया, जहां पर 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से 2 महीने पूर्व 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनी थी, और 2 महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दिया था। उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलने पर वरिष्ठतम सूची के हिसाब से अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन उनकी जगह मिलने की चर्चा थी, लेकिन सेवा विस्तार मिलने के बाद वर्धन सीएम की कुर्सी से भी जो है सीएस की कुर्सी से भी दूर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उनका कहना है कि सरकार किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। पिछले 25 सालों में कोई बड़ी जनगणना नहीं हुई है। बीजेपी बताए कि वे किस आधार पर डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में गांव के गांव धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है ताकि उसे चुनावी लाभ मिल सके। देखिए, मैंने ये बात शायद अब इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले प्रेस में कहा था, जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दे प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गांव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। और केवल ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, मंदिर, मस्जिद, मजार और फिर अब यूसीसी और अब ये डेमोग्राफिक चेंज एक नया वर्ड लाया गया। और मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो रही है। प्रदेश की धामी सरकार के सेवा योजन विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना में राज्य के कई युवाओं को विदेश में रोजगार का अवसर मिला है। योजना के तहत जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक 15 युवाओं को देहरादून में जर्मन भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी युवा बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जैसे कोर्स करने के बाद वर्तमान में देहरादून में प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अब वो विदेशी भाषा का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद जर्मनी में रोजगार हासिल करने जा रहे हैं। और इन युवाओं का चयन पहले ही जर्मनी के कई अस्पतालों में 2.5 से 3.5 लाख रुपए प्रति माह के वेतन पर हो चुका है। बस उन्हें इस बार जो है वो जर्मन भाषा में B2 परीक्षा पास करनी है। अगर ये लोग बाहर से जर्मन भाषा का प्रशिक्षण लेते तो इसमें 4 लाख रुपए तक का खर्च आता, लेकिन उत्तराखंड सरकार के अधीन आधे से कम खर्च में प्रशिक्षण मिल रहा है। प्रदेश में सशक्त भू कानून लाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार का घेराव कर रही है, जिसके चलते देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस बीच सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि साल 2002 में कांग्रेस के शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने भू कानून में प्रावधान बनाया था। उत्तराखंड में बाहर के व्यक्ति को आवास बनाने के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि और उद्योग या फिर अन्य संस्थान बनाने के लिए 12.5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। लेकिन साल 2017 से 2024 तक के लिए बीजेपी शासित मुख्यमंत्री ने इस कानून को तहस नहस करने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बाहर के लोगों, भूमाफियाओं के लिए जमीन खरीदने पर खुली छूट दे दी है, जिसके लिए इन सभी मुख्यमंत्रियों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र तिवारी जी जो प्रथम राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री थे इलेक्टेड गवर्नमेंट के, उन्होंने 2003 में
उत्तर प्रदेश भूमि विनाश और व्यवस्था अधिनियम जो था 1950 का, उसको उसकी एक धारा 154 को संशोधित करते हुए उत्तराखंड में बाहर के लोगों के लिए आवासीय पर्पस के लिए 500 वर्ग मीटर और उद्योग या अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए और राज्य में उद्योग लगाने के लिए, उद्योग की श्रेणी है, बहुत सारी श्रेणियां थी, उसके लिए सरकार की अनुमति से उसके प्रयोजन को 12.5 एकड़ भूमि खरीद सकता। उसके बाद जब ये लागू हो गया बहुत आवाजें भी उठी, लेकिन सरकार झुक से लागू किया। 2003 से लेकर के जब तक राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, जिलाधिकारी सबिन बंसल ने जनपद देहरादून में पर्यावरण संरक्षण और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पहले ही दिन से इसकी तैयारियों में जुटे जिलाधिकारी ने अपनी टीमें लगाकर शहर में 10 से अधिक स्थान चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में पटेल पार्क, घंटाघर, गांधी पार्क के निकट, पैसिफिक और साथ ही राजपुर रोड, IT पार्क, महाराणा प्रताप चौक के निकट, ISBT, भल्लूपुर चौक और रिस्पना पुल के समीप मॉल ऑफ देहरादून का पर जो स्थान पर चिन्हित किए गए हैं। स्टेशन का हमारा प्रोजेक्ट था वो भी एडवांस स्टेजेस पे आ गया है। जॉइंट सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 9 स्टेशन हमारे आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसका एडवांटेजेस प्रमुख रूप से 2 हैं। ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे जो लोकेशंस हैं, और सेकेंडली ये जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी आई वुड बी गेटिंग 9 हाईटेक चार्जिंग स्टेशन, और जिससे जो हमारे EV व्हीकल्स है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। वायु प्रदूषण में नियंत्रण रखने को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम 6 बसें लाने की तैयारी कर रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है और जिसमें हमें 190 नई बसें लानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष बसों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसमें के बीच में अक्टूबर महीने में डीजल के 130 BS 6 बसें आएंगी, 30 BS बसें CNG की और अन्य 30 बसें दिसंबर तक महीने में आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS 6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगे। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। काशीपुर में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर नगर पालिका प्रांगण में एक ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि नगर क्षेत्र की कॉलोनियों में बरसात का अत्यधिक पानी भरने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि बरसात के पानी से लोगों के घरों में सीलन आने लगी है, जहरीले कीड़े उनके घरों में आ रहे हैं, स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है, लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ना तो नगर निगम द्वारा फॉगिंग की सुविधा की जा रही है, ना ही गंदगी पर अंकुश लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन समस्याओं का अतिशीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।
कांग्रेस की कमेटी के द्वारा नगर निगम के आयुक्त जी को यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पूरे शहर की समस्याएं हैं। शहर की समस्याओं के साथ साथ वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, 3 और जितने 40 वार्ड है उसमें आजकल बरसात के पानी से जल भराव की बहुत ज्यादा समस्या है। और जब बारिश पड़ती है तो पूरे प्लॉटों में पानी भर जाता है, जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं, घरों में सीलन आ जाती है। डेंगू का प्रकोप इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी फंगिंग मशीन का कोई कार्य किसी वार्ड में नहीं हो रहा है। वैसे तो पूरे शहर में समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हम केवल वार्ड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बाग प्लॉट लेके अपना घर बना के रह रहे हैं। पहले भी हम वहाँ पे चुनाव के समय में वैसे भी जाते रहे, वहाँ पे समस्या बहुत अधिक है कि लोगों के घरों तक में पानी है। अब आजकल डेंगू फैला हुआ है, वहाँ पे रुका हुआ पानी है, तो उससे वहाँ के लोगों को, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बहुत ज्यादा समस्या है कि उस पानी की कोई निकासी नहीं है। और निराशा की बात ये है, जब इन लोगों ने पूर्व मेयर से बात की तो पूर्व मेयर कहती है कि आप लोगों ने लौटी क्यों। कुछ एरिया में जल भराव की समस्या है, जबकि नगर निगम के द्वारा जहाँ पे पानी की निकासी नाली के द्वारा की जाती है तो जिन क्षेत्र में निकासी का कोई साधन नहीं तो वहाँ पर हम डीजल पंप चलावा करके पानी को नाली में निकासी करवा देते हैं। बाकी आवारा पशुओं के होंगे तो हमारी डीपीआर तो बनी है गौशाला की, जिसको धरा बनने के लिए शासन को भेजा गया। जैसे शासन से धनराशि प्राप्त होती है तो अगला निर्माण की कार्रवाई नियमानुसार जारी कर दी जाएगी। खटीमा ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निर्देशालय पंचायती राज उत्तराखंड के सहयोग से प्रगतिशील संस्था द्वारा महिला हितैषी और बाल हितैषी थीम आधारित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत समितियों की भूमिका, बाल हितैषी और महिला हितैषी पंचायत के निर्माण विषयों पर मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। वहीं प्रगतिशील संस्था के निदेशक शशि कुमार सिंह रावत ने बताया कि पंचायती राज उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों और समूह की महिलाओं को सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी दी गई है। ये निर्देशालय पंचायती राज उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाए, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि और समूह की महिलाओं को सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और उसमें जो 2 थीम है, महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव, इसको कैसे महिला सशक्त हो, कैसे बच्चे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। पंचायतें जो हमारा आज ब्लॉक सभागार में आयोजन चल रहा है, ये पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसे प्रगतिशील संस्था संचालित कर रही है। इसमें आज हमारा जो मेन चर्चा बिंदु है वो महिला हितैषी गांव और बाल हितैषी गांव पे है। और हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी जो खटीमा में 64 ग्राम पंचायतें हैं, उससे हर वार्ड मेंबर और सक्रिय महिला आई हुई है। आज यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल रही है वो शायद हमारे 64 गांवों के माध्यम से सभी खटीमा ब्लॉक के ग्रामवासियों तक पहुँच जाएगी। और ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जिसके द्वारा हमें सारी जानकारियाँ मिलेंगी और इससे हमारे सारे ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।